मेरी भाभी रोज़ मुझसे 1 किलो मसूर दाल की मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस दाल को पकाए बिना ही अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हैं और कहती हैं कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। आज पूजा भाभी ने मुझसे 1 किलो दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का से रह गई थी कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वह बोले थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। भैया ने मुझे घूर कर पूछा, पूजा कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई। मैं बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही हैं, शायद आँख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, फिर बोले, पूजा दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई जवाब नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़ उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आई और बोली, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। जब मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने घर आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हो, काव्या भी तो सो ही रही है ना। भैया ने ना में सिर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या, मैं अपने 2 मासूम बहनें तुम्हारे हवाले करके काम के लिए निकल जाता हूँ और तुम हो हर रोज़ ही यह सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 16 साल की उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भैया को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गई थी। फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा, वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो, इसीलिए सो गई होगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वह बोली, शुक्रिया प्रिया,
मैंने कहा, सुक्रिया को मारो गोली, जल्दी चलो भाभी, किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली, प्रिया, दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल को खा लिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी आँख कब लग गई थी और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी आँख खुली। मेरे साथ साथ काव्या भी जाग चुकी थी और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी भी मुझे बड़ी बेचैनी से और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर यह सब नज़रअंदाज कर दिया कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई थी। वह ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ लेकर जाया करते थे। मैं और काव्या एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसीलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकंड ईयर में थी और मेरी एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा ही था जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में ही बैठी होगी। वह मुझे देखकर फ़ौरन ही कहने लगी कि प्रिया, जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो दाल लाकर दे दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई थी। भाभी की लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं पूजा भाभी से पैसे लेकर 1 किलो मसूर दाल लेकर आई थी। आज मैंने भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना दीजिए ना। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वह हाँ में सिर हिलाकर दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और काव्य के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकलकर आ गई और वह लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लगा रही है। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ़ में है। मैंने अपनी सोच को फ़ौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है, तो वह चुप बैठ गई थी। भैया को बड़ी भूख लग रही थी, इसीलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी को मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोचकर बड़ी भूख लग रही है। भाभी मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था, फिर बोली, आज तो मैंने घर में आलू की सब्ज़ी बनाई है, दाल तो मैं कब का खा गई, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपनी सोचों में घूमती, लेकिन काव्या को देखकर मैं एकदम से चूक गई थी, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तूने पढ़ाई से जान बचा ली थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैं काव्या से किताबें छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझसे 2 साल बड़ी हैं, 20 साल नहीं।
जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हो। मुझे काव्या से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। काव्या ने तो कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने आने का टाल रही थी और बहुत बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे जब यूँ सोच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे ही भैया को बता दिया कि काव्या मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई यह बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने काव्या को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो? बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती? भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे कि काव्या ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे गए। भैया कहते हैं कमरे में मत बैठो, भाभी कहती हैं घर के काम में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भैया काव्या की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और काव्या को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, काव्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझता, हमेशा अपनी बेटी ही समझता हूँ। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो? काव्या कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, पूजा आजकल काव्या घर में होती है, यह इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? कोई बात हुई है क्या? भाभी का चेहरा एकदम ही सफ़ेद पड़ चुका था। वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, दिनेश, काव्या हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसीलिए मैंने एक दो बार उसे बोला था कि घर के कामकाज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो, इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे पूजा भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज़ ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए थे और भैया ने काव्या के हाथों में थमा दी थी और बोले, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में थमाकर बोले, पूजा तुम और प्रिया कैरम खेल लिया करो। यह देखकर भाभी भी मुस्कुरा गई थी। मैं जब कमरे में आई तो काव्या मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। वह बोली, प्रिया मैं सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा भी दिल ललचा गया था। भैया काव्या के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जाकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वह तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। ना जाने इतनी रात को वह छत पर क्या करने चली गई थी। ना जाने इतनी रात को वह छत पर क्यों गई थी। मैं तो बड़ी बेचैनी से परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूलकर बाहर ही देखती रह गई कि तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर यह सब हो क्या रहा था? मैं इस फिक्र में घुलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही घर आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से बोला, मुझे 1 किलो मसूर दाल लाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो यह देखकर दंग रह गई कि काव्या फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस कदर चौंक गई थी
कि झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल लाद लेती हूँ, फिर काव्या को तो बाद में देखूँगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझसे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और काव्या की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह बोली, प्रिया, तू भाभी को यह रोज़ रोज़ दाल मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कह रही थी। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? जल्दी से उठकर मेरे पास आ गई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं काव्या की बात झुठला भी नहीं सकती थी क्योंकि वह सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैं काव्या को कसम देकर मना कर दिया कि वह फ़िलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकात करूँगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो काव्या टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं काव्या और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। वह दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोच में घूमती थी, तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और वह लड़ाते हुए शादी थी। मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था। मैंने कहा, भाभी, दाल कहाँ गई? भाभी बोली, वह तो मैंने खा ली, अच्छी थी। तो यह सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, काव्या कहाँ है? मैंने बताया कि वह तो छत पर गई है। यह सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया था। वह लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी थी। मैंने सिर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। यह दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगे। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए कुछ देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों की पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। भाभी काव्या को बुरी तरह से डांट रही थी। काव्या के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने काव्या को गले से लगाया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? काव्या ने भी अपने आंसू पोंछ लिए थे और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को देखकर हैरत में थी। मैंने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? काव्या घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेगी, बल्कि वह तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, काव्या, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझे बात बताई थी वह सिर्फ तुम्हारा वहम थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत लाकर दो। कल जब मैं भाभी को दाल लाकर दूँगी तो तुम उनके कमरे में छुप जाना, देखना कि वह दाल कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ाकर क्यों चलने लगती हैं। मेरी बात सुनकर एकदम से काव्या मुस्कुरा गई। वह बोली, प्रिया, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतज़ार करते ही पाया। वह बोली, प्रिया, जल्दी से दाल लाकर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई
और काव्या को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर बुलाऊंगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कर दिया था। मैं भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी दाल अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। वह भी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूँ। वैसे इतनी देर में काव्या भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल लेने आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वह दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर आ गई थी तो किचन में चली गई तो काव्या भी उनके कमरे से बाहर निकल आई। यह देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि काव्या भी आज लंगड़ाकर चल रही थी। मैंने काव्या के हाथ को पकड़ा और जल्दी से पूछा, काव्या बता मुझे क्या मालूम हुआ तुझे। काव्या बड़ी परेशानी सी लग रही थी। वह बोली, प्रिया मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती हैं, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। वह खिड़की बहुत छोटी है, उससे निकलते वक्त मेरे पेट में चोट लग जाई थी, इसीलिए भाभी लंगड़ा कर चलती हैं। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने काव्या को कसम दी थी कि वह भैया को इस बारे में कुछ भी ना बताए। वह बोली, पागल नहीं हूँ जो भाई का घर उजाड़ने की सोचूं। मैंने काव्या को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वो मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। ना जाने कितनी देर मैं सोती रही। जब भैया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तब मैं घबराकर उठ बैठी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई गई तो बरामदे में मैंने भैया, भाभी और काव्या को देखा। मुझे लगा काव्या ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी, तभी तो वह उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया गुस्से से बोले, प्रिया मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा काव्या की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया क्या हुआ है। भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोले, तुम काव्या को वैसे मुझे यह बात करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम से डर गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से ना में सिर हिला दिया था। मैंने बोला, नहीं भैया हमारी काव्या ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, प्रदीप आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करें, बच्ची हैं वह सुधर जाएगी। भैया और भाभी को बोल रहे थे। वह बोले, मैंने शादी के पहले ही दिन तुम्हें बता दिया था कि यह दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहन ही नहीं है, बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटियों भी समझता हूँ। तुम माँ बनकर इनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने इनका। मैंने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई थी। मैंने काव्या से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात क्या है। रोते हुए बोली, भाभी चाहती हैं कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाए, इसीलिए वह यह सब करके हमें हमारे भाई की नज़रों में गिराना चाहती हैं। काव्या की बात से मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी। भैया बड़े खामोश थे, उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। मैंने कहा, भैया आज ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाएंगे। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ किए बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहे जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं।
तभी वह आए। मैं जैसे ही घर आई, भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहे, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से थैला ले लिया और कमरे में चली गई थी। मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर लेकर गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया के पास एक तार था जिसके ज़रिए से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नज़र आई। वह तेज़ तेज़ चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और काव्या भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज़ बनवाने के लिए आया जाया करते थे। तेज़ तेज़ चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, पूजा, आज मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, प्रदीप, भगवान जानता है मैं आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझती हूँ, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हैं कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझसे प्यार भी नहीं करते हैं। आप मुझे 2 शब्द भी सुना देते थे, तब मुझे यह वहम हो गया था शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे आग दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वह बोली, एक साधु बाबा हैं जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उसके पति मुट्ठी में आ जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन तक 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना और वही दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 25 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद उसी मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से काव्या पर ध्यान ना रख सकी। मुझसे चूक हो गई। काव्या अपने ही इलाके के आवारा लड़के करण से मोहब्बत कर बैठी है और इनके दरमियान चिट्ठी और हद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुझे काव्या पर शक हुआ था, इसीलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे करण का खत नज़र आया। उसमें उसने काव्या की बहुत तारीफ़ करी थी। मैंने यह खत काव्या को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसीलिए समय के रहते सुधर जाओ। मगर काव्या तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं यह ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी। इसके बाद मैं अभ्यास काव्या से सख्ती से पेश आऊँगी, मगर यह व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं काव्या का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने काव्या की तरफ देखा तो बस शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर काव्या के सर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, अगर करण अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। काव्या रोने लगी और बोली, भैया, घर में सूनापन और अकेलापन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी। मुझे करण में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे। उनके सिर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब भाभी की खबर लेने वाले थे।
वह भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भैया भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।